एक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-5 है। उपयुक्त कथनों में कौन सा या से सही है या हैं? आपके विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल एक। आइए देख लेते हैं इसका विश्लेषण। भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति इस साल अक्टूबर में 12.54% की तुलना में नवंबर में 14.23% के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई। आइए जान लेते हैं थोक मूल्य सूचकांक के बारे में। यह सूचकांक वस्तुओं के थोक मूल्य में औसत परिवर्तन को व्यक्त करता है। इसे आर्थिक सलाहकार के कार्यालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। इस सूचकांक की प्रमुख कमी यह है कि आम जनता द्वारा थोक मूल्य के आधार पर वस्तुओं की खरीद नहीं की जाती है। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2017 में 2004-5 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है, इसलिए कथन दो गलत है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मुद्रास्फीति संकेतक के तौर पर है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल एक। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, अक्सर समाचारों में रहने वाला ब्लू हार्ट कैंपेन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके विकल्प हैं मानव तस्करी के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाने की एक पहल है, अवैध ड्रग्स से संबंधित चुनौतियों के बारे में जागरूकता, HIV से प्रभावित लोगों के लिए एक अभियान, अल्पकालिक गरीबी को कम करके लोगों को अवसर प्रदान करना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आइए देख लेते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में द इंडियन लीडरशिप फोरम अगेंस्ट ट्रैफिकिंग यानी ILFAT ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मानव तस्करी, रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास ड्राफ्ट विधेयक 2021 की कमियों के संबंध में बताया है। इस विधेयक के संसद के जारी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। ब्लू हार्ट अभियान मानव तस्करी और समाज पर इसके प्रभाव से लड़ने के लिए एक वैश्विक जागरूकता बढ़ाने वाली पहल है। इसका मकसद इस जघन्य अपराध को रोकने तथा इसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकारों, सिविल सोसाइटी, कॉरपोरेट क्षेत्र और आम नागरिकों को प्रोत्साहित करना है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। दूसरा कथन, राष्ट्रपति को विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पहलुओं के निरीक्षण को अधिकृत करने का अधिकार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? आपके विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दो। आइए देख लेते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 और अन्य विधियों के तहत भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष यानी कुलाधिपति नहीं होंगे, इसलिए कथन एक गलत है। राष्ट्रपति की भूमिका दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने तक सीमित है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कुलपति यानी वाइस चांसलर को भी केंद्र सरकार द्वारा गठित सर्च और सिलेक्शन कमेटी द्वारा चुने गए नामों के पैनल से कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को कुलाध्यक्ष के तौर पर विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पहलुओं के निरीक्षण को अधिकृत करने और पूछताछ करने का अधिकार होगा, इसलिए कथन दो सही है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दो। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी को मणिपुरी और नेपाली के साथ 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। दूसरा कथन, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। तीसरा कथन, गोवा में अधिकांशतः लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? आपके विकल्प हैं केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन या फिर एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी यानी एक, दो और तीन। आइए देख लेते हैं विश्लेषण को। हाल ही में गोवा मुक्ति की हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली मनाने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने 1961 में 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराया था।
गोवा मुक्ति आंदोलन छोटे विद्रोहों के साथ शुरू हुआ, लेकिन 1940 से 1960 के बीच यह अपने चरम पर पहुंच गया। 1961 में पुर्तगालियों के साथ राजनयिक प्रयासों की विफलता के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय शुरू किया तथा दमन और दीव और गोवा को भारतीय मुख्य भूमि में शामिल किया। गोवा कोंकण क्षेत्र के आसपास भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है। गोवा का अधिकांश आवरण लेटेराइट मिट्टी से बना है, इसलिए कथन 2 सही है। यहाँ की राजभाषा कोंकणी है। कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक भाषा है। इसे 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा मणिपुरी और नेपाली के साथ 8वीं सूची में शामिल किया गया था, इसलिए कथन 1 भी सही है। गोवा में वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य, महादेई वन्यजीव अभयारण्य, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य, कोटिगांव वन्यजीव अभयारण्य, भगवान महावीर अभयारण्य, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, इसलिए कथन 3 सही है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, यानी 1, 2 और 3। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5 को। भारत के शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। दूसरा कथन, कल्लाडिकोडन शैली मोहिनी अट्टम की एक प्रमुख नृत्य शैली है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? आपके विकल्प हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1। आइए देख लेते हैं इसका विश्लेषण। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें शामिल हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत, कथकली केरल, मोहिनी अट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, सत्रिया असम और मणिपुरी मणिपुर, इसलिए कथन 1 सही है। कल्लाडिकोडन शैली कथकली की 3 प्रमुख शैलियों में से एक शैली है। अन्य 2 शैलियां वेट्टथु और कपलिंगाडु हैं, इसलिए कथन 2 गलत है। कल्लाडिकोडन शैली नृत्य, मूल नृत्य क्रियाएं, नृत्य, मुद्राएं या इशारे और नाट्य नृत्य का नाटकीय तत्व 3 पहलुओं को समान महत्व देती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6 को। निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 2001 में इसने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। दूसरा कथन, 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार इसके 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। तीसरा कथन, निर्वाचन आयोग के सदस्य भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? आपके विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1 और 2। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। निर्वाचन आयोग का दल अगले साल की शुरुआत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पंजाब के 2 दिन के दौरे पर है। आइए जान लेते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। इसकी स्थापना अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसके द्वारा साल 2001 में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई गई, इसलिए कथन 1 सही है। प्रारंभ में आयोग एक सदस्यीय निकाय के तौर पर कार्य करता था। पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति 16 अक्टूबर 1989 को की गई थी, इसलिए कथन 2 भी सही है। हालांकि 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया। बाद में एक बार फिर 1 अक्टूबर 1993 को 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर कार्य कर रहा है, अर्थात इसमें वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त शामिल हैं। भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक होता है। निर्वाचन आयोग के सदस्य भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं, इसलिए कथन 3 गलत है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1 और 2। आइए अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7 को। भारत और बांग्लादेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, दोनों देशों ने पिछले साल चिल्हाटी भारत और हल्दीबाड़ी बांग्लादेश के बीच रेलवे लिंक को बहाल किया था। दूसरा कथन, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? आपके विकल्प हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2। आइए देख लेते हैं इसके विश्लेषण को।
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए 3 दिन की यात्रा पर आज ढाका पहुंचे। एक नज़र डाल लेते हैं भारत बांग्लादेश संबंधों पर। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, इसलिए कथन 1 सही है। वित्त वर्ष 2019-20 में बांग्लादेश को भारत का निर्यात $8.2 अरब और आयात $1.26 अरब रहा था। दोनों देशों की सरकारें 1965 से पहले के रेल लिंक और भारत एवं बांग्लादेश के बीच मौजूद अन्य कनेक्टिविटी लिंक को बहाल करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से 17 दिसंबर 2020 को चिल्हाटी बांग्लादेश और हल्दीबाड़ी भारत के बीच लगभग 55 साल पुराने रेलवे लिंक का उद्घाटन किया था, इसलिए कथन 1 गलत है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल 2। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। भारत चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर त्रिपक्षीय कार्य समूह को किन देशों के साथ साझा करता है? आपके विकल्प हैं अमेरिका और रूस, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान। इसका सही उत्तर है विकल्प डी यानी ईरान और उज्बेकिस्तान। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग को लेकर बातचीत की और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। हाल ही में चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर तीनों देशों के बीच त्रिपक्षीय कार्यसमूह की दूसरी बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर शहीद बेहेस्ती टर्मिनल के माध्यम से मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच ट्रांजिट ट्रैफिक में वृद्धि और परिवहन गलियारे के विकास पर चर्चा की। इस अवसर पर ईरान के निमंत्रण पर भारत ने अगले वर्ष चाबहार में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने पर भी सहमति व्यक्त की है, अतः विकल्प डी सही है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी यानी ईरान और उज्बेकिस्तान। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत अहमदाबाद में म्यूनिसिपल काउंसिलर के रूप में की थी। दूसरा कथन, बारदोली सत्याग्रह में उनकी भूमिका के चलते उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? आपके विकल्प हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न के विश्लेषण को। 15 दिसंबर को राष्ट्र के एकीकरणकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। उन्होंने अहमदाबाद में म्यूनिसिपल काउंसिलर के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया था, इसलिए कथन 1 सही है। वे भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। उन्होंने 1922-23 में सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए लोगों को एकत्र करके स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था। इसमें उनकी भूमिका के चलते महिलाओं द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया, इसलिए कथन 2 सही है। उन्होंने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और संविधान सभा के जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाई थी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित है। दूसरा कथन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन 17 मार्च 1986 को किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? आपके विकल्प हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प सी यानी 1 और 2 दोनों। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न के विश्लेषण को। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित नीति निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए कथन 1 सही है। अनुच्छेद 47 राज्य को मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों, दवाओं के लिए उपयोग को छोड़कर के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने का निर्देश देता है। भारत नारकोटिक ड्रग्स 1961 पर कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। 14 नवंबर 1985 को नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 लागू हुआ। इस अधिनियम में एक केंद्रीय प्राधिकरण के गठन के लिए एक स्पष्ट प्रावधान किया गया। इसके तहत भारत सरकार द्वारा 17 मार्च 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का गठन किया गया।
इसलिए कथन 2 सही है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी यानी 1 और 2 दोनों। आइए अब देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य हीराकुंड बांध के नजदीक स्थित है? आपके विकल्प हैं गहीर माथा वन्यजीव अभयारण्य, नंदन कानन वन्यजीव अभयारण्य, बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य या फिर देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ।